हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हो नॉलेज वर्ल्ड। तो ये आपका एसएसटी क्लास 10th का गेस क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों, ठीक है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका अपना चैनल रियो नॉलेज वर्ल्ड जो है 100 के यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े को पार कर चुका है। और ये आप सभी के साथ साथ ही है, ठीक है ना। तो कृपया जो है साथियों, ठीक है, आप सभी अपना साथ बनाए रखें। आते हैं आज के पहले सवाल पे, ठीक साथियों। और देखिए, ऑब्जेक्टिव को जो है साथियों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन आप सभी को पहले ही मिल चुका है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन लिंक इज गिवन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, तो इसमें जो है ना साथियों, ठीक है, हम लोग एसएसटी का जितने भी आपके सब्जेक्टिव के संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में साथियों, ठीक है, आ सकते हैं, उसको देखेंगे। फर्स्ट सवाल आपका हिस्ट्री से देख लीजिए। राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। अगला सवाल है, मेजीनी कौन था? उत्तर, मेजीनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक होगा या प्रसा के, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? उत्तर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो, जबकि प्रसा चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो। जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन एक होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। और ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था जो मुख्य रूप से एक नाविक था। वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्य को एक कर वह वहाँ गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गैरिबाल्डी मेजीनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से एक सेना का गठन भी किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का काफ़ी अहम योगदान था। अगला सवाल है आपका, खूनी रविवार क्या है? व्हाट इज ब्लडी संडे? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को आम किसान, गरीब मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस के राजमहल की ओर जा रहे थे। जार को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जार ने बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे गरीब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चूंकि यह दिन रविवार का था, इसीलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम किसान, मजदूर तथा गरीब लोग शामिल होते हैं सर्वहारा वर्ग कहलाता है। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के पक्षधर थे। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण नापाम था, जो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो अग्नि बमों में इस्तेमाल किया जाता था और त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। जबकि एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्ती तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। वियतनाम युद्ध के समय जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर इसका प्रयोग अमेरिका ने किया था। अगला सवाल है आपका, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरोध में शुरू किया गया था।
भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिहार के चंपारण में नीलहों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिसके लिए तिनकठिया प्रणाली भी अपनाई गई थी। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके 24 दिनों में लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय की थी तथा दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। अगला सवाल है आपका, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, औद्योगिकरण का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर के मशीनों से भारी पैमाने पर होने लगा। इसे ही औद्योगिकरण कहा गया। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला सवाल है आपका, औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्तर, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। 18वीं शताब्दी में उत्पादन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर के मशीनों से भारी पैमाने पर होने लगा। इसे औद्योगिक क्रांति अथवा औद्योगिकरण कहा जाता है। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर, कई देशों में एक ही साथ व्यापार करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। विश्व स्तर पर 1920 ईस्वी के बाद से इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष बढ़ा। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों के बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, इसे ही आर्थिक संकट कहा जाता है। साथियों, अब देखिए साथियों, अब आपका हिस्ट्री का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि द्विउत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है आपका द्विउत्तरीय प्रश्न का, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी के योगदान को बतावे। उत्तर देखिए, 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनैतिक सामाजिक अभियान शुरू हुआ जिसमें इटालियन प्रायद्वीपों के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया गया, जिसे इटली का एकीकरण कहा जाता है। माफ कीजिएगा, इतालवी भाषा में इसे इल रिसर्जिमेंटो भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया सन 1815 ईस्वी के बाद वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस के बाद शुरू होकर सन 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी बनाने तक चला। इटली के एकीकरण में मेजीनी, काउंट कावूर तथा गैरिबाल्डी का अहम भूमिका रहा। मेजीनी को इटली का जनक या दिल भी कहा जाता है। सन 1831 ईस्वी में मेजीनी ने यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। एक समय इस संस्था में लगभग 60,000 सदस्य थे जिन्होंने इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काउंट काउर पीट माउंट सार्डिनिया का सम्राट विक्टर इमैनुअल का चांसलर था। यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जिन्होंने अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के बदौलत इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें इटली के एकीकरण का दिमाग भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबाल्डी मेजीनी के विचारों का समर्थक था तथा जनतंत्र का समर्थक था। इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। ये सवाल भी देखिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। उत्तर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधिक शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हेगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंजेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहरा विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित है। पहला है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत,
तीसरा है इतिहास की प्रतीकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो ठीक है, अगला सवाल है आपका, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना के एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य थे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे और चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का सुघोषित दायित्व था। इन सबके अतिरिक्त हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का एक कारण यह भी था कि फ्रांसीसियों के साथ साथ यूरोपियों का मानना था कि असभ्य और पिछड़े समाज को सभ्य बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य थे। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का सही वर्णन करें। चलिए सर, ठीक है, ये सवाल फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था, जो 1920 से 1922 तक चला। इसके मुख्य 3 कारण थे। पहला है आपका खिलाफत का मुद्दा। दूसरा है पंजाब में सरकार की बराबर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और तीसरा है स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य किया गया, जिसके तहत पद छोड़ना और उपाधियों को लौटाना था। दूसरे कार्यक्रमों के अंतर्गत रचनात्मक कार्यों को किया गया। इसके तहत न्यायालय की स्थापना पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना, स्वदेशी को अपनाना इत्यादि शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन अपने समय का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो काफ़ी तेजी से संपूर्ण देश में फैल रहा था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा किया। इस घटना के लिए अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया तथा उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। और ये भी सवाल अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से शुरू की थी। इस आंदोलन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, साइमन कमीशन। सन 1919 ईस्वी को एक एक्ट पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। परंतु समय से पहले ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कारण पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। यह आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। दूसरा है आपका नेहरू रिपोर्ट। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड हैंड ने व्यंग्य कसा कि भारतीयों को आज़ादी तो चाहिए, परंतु ये लोग अपने लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर सकते जो सभी लोगों के लिए मान्य हो। इस घटना को मोतीलाल नेहरू ने चुनौती के रूप में लिया और समय के पूर्व संविधान तैयार कर प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। सन 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गुस्से का माहौल बना, जिससे गांधी जी को शांतिपूर्ण ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि सन 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। साम्राज्यवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, पूर्ण स्वराज की मांग तथा गांधी जी का समझौतावादी रुख सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में शामिल था। तो अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके आगे अंग्रेज भाग खड़े हुए। आज उन्हीं के प्रयासों से हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं।
महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत एवं भारतवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण रही। गांधी जी को हर विचारधारा व हर वर्ग की आलोचना मिलने के बावजूद उन्होंने जननायक बन राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और महात्मा बनकर उभरे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर के 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से लेकर के 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के देश को आज़ादी दिलाने तक में गांधी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी जी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अगला सवाल साथियों आपका, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। और ये सवाल भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। देखिए, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से भारत में साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराएं फैलने लगी। इन विचारों से जुड़े लोगों में श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, मौलवी बरकतुल्लाह प्रमुख थे। इन्होंने अपने पत्रों के द्वारा साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। असहयोग आंदोलन के समय भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोग अपने विचारों का प्रसार करते रहे। इन लोगों ने उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी अपना संबंध स्थापित किया। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू किया। दिसंबर 1925 ईस्वी में सत्य भगत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मजदूर संघों के गठन के बाद 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस तरह वामपंथ का प्रभाव मजदूर संघों पर बढ़ने लगा। इन सब में जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? अति महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम्स के लिए। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस द्वारा अनेक तरीकों से बल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र रूप देने में भारतीय प्रेस ने अहम भूमिका अदा की। प्रेस के आविष्कार के बाद ही भारतीय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के भाषणों, उनके विचारों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिला। देश के ज्वलंत मुद्दों को प्रेस के द्वारा ही जनता तक पहुंचाया गया और बुद्धिजीवियों के विचारों को क्रांतिकारियों, नवयुवकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिला। प्रेस में छपे लेखों को पढ़कर लोगों के दिल में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ और भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने लगे। यूँ कहे कि राष्ट्रवादी आंदोलन को भारतीय प्रेस द्वारा एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया गया, तो यह भी गलत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने सजग और निर्णायक दृष्टि से प्रभावित किया। यहाँ से सदोटी अब शुरू हो रहा है ज्योग्राफी। पहला सवाल है आपका, संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिन साधनों से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। अगला सवाल है आपका, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव अधिकाधिक लाभान्वित होता रहता है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। अगला सवाल है आपका, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, वैसी परियोजना जिनसे एक साथ अनेक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय यानी बहु प्लस उद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग, यानी कि मानव हित में पूर्ण उपयोग करना। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, जल संसाधन के क्या उपयोग है? लिखिए। उत्तर देखिए, जल संसाधन के अनेक उपयोग है। जल संसाधन का उपयोग कृषि में सिंचाई के अलावा मनुष्य, पशुओं और अन्य जीवों के पीने के लिए किया जाता है। शक्ति के उत्पादन, गंदे पानी को बहाने, सफाई कार्य, घोंघा, मछली पालन, मनोरंजन, औद्योगिक कार्य एवं सौर परिवहन हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, जल संकट क्या है?
एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यतः दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में इंगित किया जाता है। लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए। उत्तर, लौह अयस्क निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, नाइनेटाइट और लिमोनाइट। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन क्या है? उत्तर, चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सरकार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगलों में प्रवेश और अंगूर के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। पुनः पेड़ काटने का ठेका खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया, जिसका लोगों ने भारी विरोध किया। चिपको आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिनमें लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी काटे जाने का विरोध किया था, अर्थात यह एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। अभ्रक का क्या उपयोग है? उत्तर देखिए, अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में काम आता है। विद्युत का असंवाहक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के कामों में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है? खनिज पदार्थों में चूने का पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग बहुत से उद्योगों जैसे सीमेंट, चूना, कैल्शियम कार्बाइड, रासायनिक खादों, स्टील, कपड़ा उद्योग, चीनी, कागज और चमड़े आदि के उद्योग में होता है। खनिज क्या है? मूलतः खनिज शब्द का अर्थ है खनि प्लस ज, अर्थात खान से उत्पन्न चीजें। खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। कोयला निम्नलिखित 4 टाइप्स के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? उत्तर, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक तथा मोमबत्ती इत्यादि। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कुंभ की खुदाई का कार्य करता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। आपका अगला सवाल है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। अगला सवाल है आपका, सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाता है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना। निजी उद्योग, जबकि निजी उद्योग ऐसे उद्योग है जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर कारखाना इत्यादि। अगला सवाल है आपका, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखें। उत्तर, नदी घाटी परियोजनाओं के कई उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण और मछली पालन इत्यादि होता है। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों को लिखिए। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण निम्नलिखित है। बिहार से झारखंड के अलग हो जाना, जो वन बच गए उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देना, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुत्पादन के लिए जमीन हेतु वन की कटाई, और चौथा है सड़कों के चौड़ीकरण तथा रिहायशी मकानों को बनाने हेतु पेड़ की कटाई। बिहार में जल विद्युत, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ सकता है। चलिए, अस्तरंजन क्या है? किसी क्षेत्र के मानचित्र में विभिन्न सूचनाओं के साथ साथ ऊंचाई प्रदर्शन करने की यह एक उत्तम एवं सरल विधि है। इसमें समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिया जाता है। अंकों से बनी संख्या उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करती है। यह तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित की जाती है। अगला सवाल महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण। आपदा से आप क्या समझते हैं? ऐसी दुर्घटनाएं जो बिना बुलाए अकस्मात घटती है और अल्प समय में धन जन की अपार क्षति पहुंचा देती है, आपदा कहलाती है। ऐसी घटनाएं हमें संकट की स्थिति में ला देती है। दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली
अकस्मात घटना आपदा कहलाती है। आपदा कितने प्रकार की होती है? देखिए, आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। ये सवाल सब आपको पहले करा चुके हैं। कोयले के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने तथा या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानवजनित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल के भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी के तटबंध पर दबाव बढ़ता जाता है। फलस्वरूप तटबंध टूट जाता है और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है, जिससे मानवीय जीवन की हानि हो सकती है। सुनामी सुनामी समुद्र के तल पर या इसके नीचे भी भूस्खलन और भूकंप के कारण होती है। यह भी प्राकृतिक आपदा है। महासागर की तली पर जब कंपन होता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला है तटवर्ती भागों में ज्वारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम करके भी नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरा है आपका समुद्र तल से दूर और उच्च स्थानों पर जाकर भी सुनामी से बचा जा सकता है। और तीसरा है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। सत्योटी, अब आपका ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन, द्वितीय प्रश्न। पहला सवाल, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। सत्योटी, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। PDF आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं है कि ठीक सारे सवाल को मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए, इसको भी उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। चलिए, तो ये देखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। देखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर है, ठीक है ना। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, इनकी अपनी चमक होती है। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है और ये पीटने पर टूटता नहीं है। इन्हें पीट कर तार नहीं बना सकते हैं और ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खासकर बिहार का उत्तरी हिस्सा बाढ़ की समस्याओं से प्रत्येक वर्ष जूझता है और यहाँ भारी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। संपूर्ण भारत या विश्व में बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना अलग स्थान रखता है। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी विभीषिका तो इतना भयावह होती है कि 2008 ईस्वी में आई बाढ़ ने विश्व स्तर पर मदद देनी पड़ी। इसमें बर्बादी का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल है। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने भी कोसी की धारा ही बदल दी। कारण स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, जो कोसी नदी का उद्गम स्थल है। नेपाल द्वारा छोड़े गए जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है, जो कोसी, कमला, बलान, गंडक इत्यादि नदियों द्वारा अपना भयावह रूप ले लेती है और संकट उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से सभी आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। पहला सवाल इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता है। अगला सवाल है आपका, आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें। उत्तर, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा
सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, बैंकिंग, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि शामिल होते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आर्थिक ढांचा या जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। आय से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक श्रम के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति कहीं किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का अदला बदली अर्थात बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिनमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना इत्यादि। अगला सवाल है आपका, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। मौद्रिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मुद्रा से वस्तु प्राप्त किया जाता है। एटीएम क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल है आपका, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। बचत क्या है? कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। साख क्या है? साख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने तथा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। प्रोफेसर जीट के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाएं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा किसी उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक क्रियाओं के लिए मौद्रिक प्रबंध किया जाता है। अगला सवाल है आपका, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक समूह होता है जो नियम कानून के द्वारा आपसी सहयोग से चलाया जाता है। वास्तव में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति की खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास करती है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपने कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्थान से या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोत या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाएं। उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, कॉल सेंटर, संगीत रिकॉर्डिंग, रेलवे पूछताछ या रेलवे इंक्वायरी, साइबर कैफे और मोबाइल बिक्री केंद्र। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, ठीक है, ये आपका मासिक हो जाएगा ना, मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र या उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा यानी कि इंजीनियरिंग, वित्त सेवा इत्यादि। ये सवाल ड्यूटी आप लोगों का पहले ही हो चुका है शायद। चलिए, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? ये सवाल तो आप लोग पहले ही हो चुका है। आम लोगों से जुड़ी हुई सुविधाओं के साधन को आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत यातायात, शिक्षा, संचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त, नागरिक सेवाएं आदि शामिल है। आधारभूत संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करता है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? ये सवाल अभी आपका महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी सवाल फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, ये आपका हो सकता है क्योंकि आजकल यही चलिए रहा है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से आंशिक स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत
भारत सरकार ने सन 1991 ईस्वी में इस नीति की शुरुआत की थी। ये सवाल तो कई बार रिपीट हो गया, थोड़ा हद है इसका। चलिए साथियों, ठीक है ना, ये आपका होगा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स क्लास 10th का। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया तथा अथवा गतिविधियों संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला भाग तो क्या है? तो पहला भाग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि शामिल है। दूसरा आपका है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय, खनिज, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि शामिल है। तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती है। ये क्रिया प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। था नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले साथियों, ठीक है ना, ये इसको आप लोग पढ़ लें, ये भी सवाल आपका महत्वपूर्ण ही है। आगे देखिए तो ठीक है, PDF आप सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये सवाल जो ठीक फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं होगा आपके लिए। चलिए जो ठीक है, ये सवाल जो ठीक है अब हो जाए BBI, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की प्राप्ति, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय बैंक तथा बीमा कंपनियों का आगमन इत्यादि देखा गया है। इसका राज्य पर यानी बिहार पर नकारात्मक प्रभाव को भी देखा गया है, जैसे कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, रोजगार पर विपरीत प्रभाव, आधारभूत संरचनाओं में निवेश में कमी। कुल मिलाकर कहा जाता है कि यहाँ उद्योग एवं बड़े व्यापारियों को अधिक लाभ की प्राप्ति हुई है। मॉल संस्कृति का भी जन्म हुआ है, परंतु कृषक एवं आम जनता आज भी इसका कम लाभ उठा पा रहे हैं। साथियों यहाँ से आपका शुरू किया सिविक्स क्लास 10th। चलिए ये सवाल फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कल के लिए इसको आगे बढ़ते छोड़ते हैं इसको हम लोग। तो ये सवाल चलिए इसको देख लेते हैं, आ सकता है। सवाल नंबर 2, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जब कभी एक बड़ा जनसमूह या कोई राजनीतिक दल सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को अपनी बात मानने पर बाध्य कर देता है, तब इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारों के वाहक में से मोलजोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। सवाल नंबर 3, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? ये सवाल फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आगे बढ़ते हैं। बिहार में हुए छात्र आंदोलन, इसको भी छोड़िए, ये इसको कर लीजिए, इस सवाल आपका कल आ सकता है एग्जाम में, इसको कर लीजिए। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के कई प्रमुख कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है सन 1971-72 में सूखा पड़ने के कारण महंगाई में वृद्धि। दूसरा, तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी। तीसरा, 1970 के दशक में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में अप्रत्याशित वृद्धि। चौथा है सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, यानी गरीबी हटाओ इत्यादि। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सरकार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगलों में प्रवेश और अंगूर के पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। चिपको आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। इसमें लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध किया था, अर्थात यह एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत थे एवं उसके राष्ट्रीय संयोजन समिति के संयोजक एवं युद्धवीर सिंह थे। इन्होंने किसानों की मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित है। पहला है आपका गन्ना और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना। दूसरा है कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना। तीसरा है समुचित स्तर पर गारंटी युक्त बिजली किसानों को उपलब्ध करवाना। चौथा है किसानों के बकाया कर्ज माफ करना। पांचवा है किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना। सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से शुरू हुआ था।
सूचना के अधिकार आंदोलन का उद्देश्य यह था कि सरकार एक ऐसा अधिनियम लाए जिसके तहत लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। वर्ष 2004 में भारतीय संसद में सूचना का अधिकार संबंधित विधेयक को पेश किया गया और 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह अधिनियम का रूप ले लिया। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल का आज वैसे व्यक्तियों का समूह से होता है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उन सब का संबंध राजनीतिक क्रियाकलापों से होता है, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना इत्यादि। संघ राज्य का अर्थ बताए। संघ राज्य का तात्पर्य दोहरी सरकार से होता है। इसमें दो तरह की सरकारें होती है, पहला संघ सरकार यानी केंद्र की सरकार, दूसरा राज्य की सरकार। ये सवाल फिलहाल सदों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, आगे बढ़ते हम। ये भी सवाल आ सकता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जब कभी एक बड़ा जनसमूह या कोई राजनीतिक दल सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को अपनी बात मानने पर बाध्य कर देता है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल जोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वे लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीटें हासिल करते हैं। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? उधर देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के वोट से चुनी जाती है और अगले चुनाव में कहीं हार न जाए इस डर से अच्छा काम करने का प्रयास करती है। ऐसी सरकार जनता के मनोभावनाओं को पूरा करना चाहती है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। परिवारवाद क्या है? किसी भी पार्टी विशेष अथवा संगठन द्वारा केवल अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना ही परिवारवाद कहलाता है। भारत में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव का परिवार एवं मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? उत्तर, सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में लागू हुआ था। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे पारदर्शिता में स्पष्टता आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। ये सवाल फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है? ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। पहला ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, तीसरा है मुखिया, चौथा ग्राम सेवक, पांचवा है ग्राम रक्षा दल और छठा है ग्राम कचहरी। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है। शासन के सभी व्यवस्थाओं में सबसे उत्कृष्ट लोकतंत्र को माना जाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद ही होता है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण और बड़ी चुनौतियों में आतंकवाद भी शामिल है। अब यहाँ से आपका सिविक्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। देखो उत्तरीय प्रश्न, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, ग्राम पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। उत्तर अपने आप में अति महत्वपूर्ण सवाल। बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है। राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायतों की स्थापना करती है। एक पंचायत क्षेत्र 500 को आबादी पर वार्ड में विभक्त होता है। वार्ड सदस्य मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होता है। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं, जो सचिव की भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% सीट आरक्षण की व्यवस्था होती है। यदि ग्राम पंचायतों के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो मुखिया अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य होते, पहला पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। दूसरा, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना। चौथा, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है।
राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब दो या दो से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़े। आखिरकार राजनीतिक दल ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा, राज्यसभा या अथवा राज्यों के विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचकर जनता के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। सत्ता में भागीदारी या साझेदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आधार है। इसका महत्व इस कारण से भी बढ़ जाता है कि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता सहमति देती है या वापस लेती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता की साझेदारी का निर्वहन करते हैं। ये सवाल साथियों आपका अति महत्वपूर्ण है। VVI सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक देशों का आधार माना जाता है। राजनीतिक दल सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष पहुंचाने का कार्य करता है और जनता के विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखने का कार्य करता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी अथवा पुल निर्माण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा या विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है और सरकार का गठन करता है। जिस राजनीतिक दल या दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल का काम करते हैं और सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। लोकमत का निर्माण करना भी राजनीतिक दलों का काम है। वह गांव गांव में जाते हैं तथा छोटी बड़ी सभाओं द्वारा जनता से संपर्क बनाते हैं। राजनीतिक दलों का एक मुख्य काम है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता करना। वे जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की बातों या कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वरिष्ठ सरकार का गठन करता है? उत्तर देखिए, लोकतंत्र में शासकों के चुनाव या अधिकार जनता के हाथों में निहित होता है। जनता जिससे चाहती है उसे संसद अथवा विधानमंडलों में चुनकर भेजती है। जनता न केवल अपने शासकों का चुनाव करती है बल्कि उन अनेक प्रकार से वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण भी रखती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। लोकतांत्रिक देशों की सरकार को पता होता है कि एक निश्चित अवधि 4 या 5 वर्ष के बाद पुनः उन्हें जनता के समक्ष वोट मांगने जाना है। अतः वे जनता के मनोचित ही कार्य करना चाहते हैं ताकि अगली बार जनता पुनः उन्हें सिर आंखों पर बैठाए। गैर लोकतांत्रिक देशों में वहाँ की सरकारें अपेक्षाकृत फैसले शीघ्र लेती है, परंतु ऐसे फैसले से जनता की परेशानियां बढ़ भी सकती है। लोकतांत्रिक सरकार फैसले लेने में देरी अवश्य करती है, परंतु इनके फैसले नीतिगत, विधि सम्मत तथा बहुमत पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के उत्तरदायी होने के कारण उससे जनता की समस्याओं के निदान की आशा की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। अगला सवाल है आपका, लोकतंत्र किस तरह आर्थिक समृद्धि एवं विकास में? ये सवाल फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूर आ भी सकता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF आप सबको मिल जाएगा। ये सवाल तो फिलहाल नहीं आएगा एग्जाम में। आगे क्या है आपका, ये आ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। इसको भी एक बार आप सब देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, तो ये रहा आपका SST का केस क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और सब ठीक है ना। देखिए कोई सवाल यदि आपको याद भी नहीं होना, ठीक है, तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ भी सदों ठीक है ना, उससे मिलता जुलता जो है लिख करके आ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।